Hello, welcome my dear students. Now you are watching lecture number 14 of physics subject of 10+1 class, and this is the continuation of second unit. Today first topic is motion in 1, 2 and 3 dimensions. Okay, so let us take them one by one. First of all, let us start one-dimensional motion. First topic is one-dimensional motion, or we also name it as a 1D. Okay, so my dear students, one-dimensional motion क्या होती है? जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिफाइन करने के लिए केवल एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है, तो उस मोशन को हम लोग वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं. दैट इज इफ डियर स्टूडेंट्स, इफ वी नीड ओनली वन कोऑर्डिनेट आउट ऑफ 3. टोटल कितने कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास? 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, जिन्हें आप लोग x, y और z कहते हैं. ठीक है, तो अगर हमें 3 में से किसी एक की ही आवश्यकता होती है, किसके लिए? फॉर स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम. अब ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है. अब उस पोजीशन को दिखाने के लिए, बताने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए अगर हमें एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए तो उसे हम वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि लेट अस से दैट ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन पाथ है. ठीक है, एंड लेट अस से दिस इज द पोजीशन व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0 and we name it as a station A, or we call it as a initial position. और यहाँ पर हम लोग अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन x इक्वल टू 0 मान लेते हैं. Now after some time object reaches at point B. Let at this point x become 5. After some time object reaches at point C. Let at this point the value of x is 10. So if you want to specify, object is moving from A to C. Object starts from point A and it moves towards point B. Then from B to C, A से B पर गया, B से C पर गया, और आप ये बोल सकते हैं कि object is moving along पॉजिटिव एक्स एक्सिस. अगर इस डायरेक्शन को आप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कह देते हैं तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है. तो अगर आप लोग किसी भी टाइम पर उसकी पोजीशन बताना चाहें तो सिंपली हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट या एक्स का वैल्यू बताकर उसकी पोजीशन बता सकते हैं. जैसे मुझे पॉइंट बी बताना है तो आप बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट इज एट एक्स इक्वल टू 5. That means at 5 unit distance from the initial point. और मैं कह देता हूँ कि at some time x equal to 10, position is x equal to 10. That means object is at 10 unit from the point A. यूनिट इसलिए बोल रहा हूँ, ये सेंटीमीटर्स भी हो सकते हैं, ये मीटर्स भी हो सकते हैं, ये किलोमीटर्स भी हो सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर सिंपली यूनिट कह देते हैं. ठीक है, तो सिंपली हमें एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए, मीन्स हमें उसका डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस ही चाहिए. अगर हम कह देते हैं कि एट सम पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 12, एट सम टाइम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एक्स इक्वल टू 12, दैट मीन्स एक्स एक्सिस के ऊपर हमें 12 पॉइंट फाइंड आउट करना होगा और वो वहां पर आपके ऑब्जेक्ट की न्यू पोजीशन हो जाएगी. तो इस प्रकार हम एक ही कोऑर्डिनेट से ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं. तो इस तरह की मोशन को हम लोग वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं. ठीक है, इस तरह की मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में होती है या स्ट्रेट पाथ में होती है, जिसके एग्जाम्पल आपके पास हो सकते हैं. जैसे
train moving on straight track। एक सीधा रेलवे ट्रैक है, उसके ऊपर ट्रेन मूव कर रही है, तो वो एक वन डायमेंशनल मोशन हो गई। ठीक है, उसी प्रकार इफ यू कैन हैव अनदर एग्जांपल लाइक ऑब्जेक्ट dropped from certain height from the earth surface। अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट के ऊपर से, जैसे ये अर्थ का सरफेस है और ये इसके सरफेस से ऊपर कोई पॉइंट है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया गया, तो वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा नीचे ट्रेवल करेगा, सीधा एक स्ट्रेट लाइन में नीचे आएगा। तो ये जो मोशन है ये भी आपकी 1D मोशन होगी। ठीक है, तो इस तरह की मोशंस को हम लोग वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। Let us take some more example now. Let us take now the second type, that is a two-dimensional motion. Yes, second type of motion is a two-dimensional motion. My dear students, in two-dimensional motion, we need two coordinates out of three coordinates to specify the position of ऑब्जेक्ट इन मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मोशन में है कि उसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट चाहिए। टोटल कितने होते हैं? टोटल 3 होते हैं। तो 3 में से हमें 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है, और अगर मिनिमम 2 हमें चाहिए ही चाहिए, तब हम उसकी पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं एग्जैक्टली। तो इस तरह की मोशन को हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक सर्कुलर मोशन की बात कर लेते हैं। सर्कुलर मोशन, पिछले प्री लेक्चर में हमने सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है और इसमें ऑब्जेक्ट आपका ट्रेवल कर रहा है। तो अब इसकी पोजीशन आप डिफाइन करना चाहें तो इट इज नॉट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एक कोऑर्डिनेट से हमारा काम नहीं होगा, तो हमें 2 कोऑर्डिनेट बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये हम लोगों ने 2 कोऑर्डिनेट ले लिए फॉर अवर कन्वीनियंस। एक हमने एक्स एक्सिस ले लिया और दूसरा हम लोगों ने वाई एक्सिस ले लिया। ठीक है, अब लेट अस से ऑब्जेक्ट इनिशियली यहाँ पर है, लेट अस से दिस इज इनिशियल पॉइंट ए। ऑब्जेक्ट यहाँ पर लाई करता है, तो इस पोजीशन को कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, इट इज नॉट ऑन द एक्स एक्सिस एंड इट इज नॉट ऑन द वाई एक्सिस। तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस के ऊपर जहां ये इसको कट करेगा वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, मींस डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, दैट इज x1 मान लेते हैं। और जहां पर परपेंडिकुलर वाई एक्सिस को कट करेगा वो पॉइंट आपका डिस्टेंस होगा ओरिजिन से वाई एक्सिस की तरफ का। तो इस कोऑर्डिनेट को हम लोग x1 y1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई। ठीक है, अब इस पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, एक चाहिए x1 और एक चाहिए y1। अब ऑब्जेक्ट मान लो इसके अलोंग आता है और आफ्टर सम टाइम यहाँ पहुंच गया पॉइंट बी के ऊपर। अब इस पोजीशन को फिर से डिफाइन करना है, तो हमें यहाँ से फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा एक्स एक्सिस के ऊपर। इसे आप x2 मान लीजिए, ये सेकंड पोजीशन हो गई। बी से y के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, इस पॉइंट को आप y2 मान लीजिए। तो इस कोऑर्डिनेट को आप लोग x2 y2 बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी हमें 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, एक x चाहिए और एक y चाहिए, तभी आप लोग पॉइंट B को डिफाइन कर पाओगे। ठीक है, कि मतलब x2 मीन्स डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस
एंड y2 मीन्स डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस, मीन्स ऑब्जेक्ट x के अलोंग भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और y के अलोंग भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, हॉरिजॉन्टल भी ट्रेवल कर रहा है और वर्टिकली भी ट्रेवल कर रहा है। तो इस तरह की जो मोशन होगी उसे हम लोग सर्कुलर मोशन कहेंगे। और जनरली जो मोशन दो कोऑर्डिनेट्स में बाउंड हो जाती है या दो कोऑर्डिनेट्स में जिसे डिफाइन कर लेते हैं उसे हम लोग मोशन इन अ प्लेन भी कहते हैं। मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी फ्लोर के ऊपर अगर कोई आंट क्रॉल कर रही है तो वो कैसी होगी, आपकी 2D डायमेंशनल हो जाएगी। अगर किसी वॉल के ऊपर कोई इंसेक्ट ट्रैवल कर रहा है, मूव कर रहा है, तो वो भी आपकी 2 डायमेंशनल मोशन हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार किसी हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है तो वो भी आपकी मोशन 2 डायमेंशनल हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार और भी बहुत सारी मोशंस होंगी, जैसे मोशंस ऑफ बिलियर्ड बॉल, बिलियर्ड बॉल की जो मोशन है वो भी आपकी 2 डायमेंशनल मोशन हो जाएगी, ठीक है। ऐसे और एग्जांपल, जैसे अर्थ जो है वो एक सर्कुलर पाथ में सन के अराउंड ट्रैवल करती है, उसका पाथ पूरी तरह से सर्कुलर है, ठीक है। आपको सबको मालूम है यहाँ पे सन होता है और सन, अगर यहाँ सन है किसी एक पॉइंट पे तो उसके चारों इलेक्ट्रिकल पाथ में आपकी अर्थ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। तो ये जो पाथ है इसका, ये भी आपका सर्कुलर पाथ है, इलेक्ट्रिकल पाथ होता है एक्चुअल में, बट ये भी एक प्लेन में रहता है और तो इसे भी हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। सो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन और ऑफ एनी प्लेनेट अराउंड द सन इज आल्सो 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। इन 3 डायमेंशनल और 3D मोशन वी नीड ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स। टोटल 3 होते हैं और हमें सभी 3 के 3 की आवश्यकता होती है ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए। सो इन 3 डायमेंशनल मोशन वी नीड ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स, राइट। इसका एग्जांपल बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे कोई मॉलिक्यूल है गैस का, वो किसी कंटेनर में मूव कर रहा है या फ्री एनवायरनमेंट में ट्रैवल कर रहा है, एटमॉस्फेयर में ट्रैवल कर रहा है, मूव कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, तो वो ना तो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करता है ना ही किसी पार्टिकुलर एक प्लेन में ट्रैवल करेगा, वो रैंडमली कभी लेफ्ट राइट अप डाउन दायां बायां सब ऑल डायरेक्शंस में ट्रैवल करता है। तो उस तरह की जो मोशन है वो हमारी 3 डायमेंशनल मोशन होती है, ठीक है। जैसे काइट फ्लाइंग इन द स्काई, एक और एग्जांपल लिख सकते हैं आप लोग, काइट फ्लाइंग इन the sky, it is also example of a 3 dimensional motion, right। 3 dimensional motion में मेरे प्यारे बच्चों हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता पड़ जाती है, एक हमारा x होता है, दूसरा हमारा y होता है, तीसरा हमारा z होता है। तो इसे थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको कि अगर ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ से आप लोग x z के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें इस तरह से, तो यहाँ से जो डिस्टेंस आएगा वो आपका x का डिस्टेंस आएगा जिसे x1 बोल सकते हैं। ये डिस्टेंस जो है आपका x एक्सिस से इस तरफ का, ये आपका z का डिस्टेंस आएगा जिसे आप z1 बोल सकते हैं। और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस आया ये y का डिस्टेंस है जिसे आप y1 बोल सकते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट आपका x1 y1 z1 आ जाता है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। हम नीचे प्लेन में ऊपर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये x1 डिस्टेंस आ गया अलोंग x एक्सिस, ये ओरिजिन है आप लोगों का, तो x एक्सिस के अलोंग वो इतना गया मतलब x1 के बराबर, z एक्सिस के लॉन्ग ये डिस्टेंस है, ये मतलब z के बराबर, दैट इज z1, मतलब ये पॉइंट z1 है, ये पॉइंट x1 है और यहाँ पर आप देखें तो ये पॉइंट आपका y1 है, राइट। तो इस तरह से हम लोग जो हैं इसे 3 डायमेंशनल में डिफाइन कर सकते हैं, एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिए। अब हम लेते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
राइट। पहले एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ठीक है। लेट अस से दैट ये एक पोजीशन है हमारे पास पॉइंट ए, और ये कोई दूसरी पोजीशन है पॉइंट बी, ठीक है। अब ए से बी तक जाने के हमारे पास एक रास्ता ये है, यहाँ से होके जाता है, दूसरा रास्ता यहाँ से होके जाता है, और एक रास्ता बिल्कुल सीधा जाता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर पॉइंट ए से बी तक जाने के 3 पाथ हैं। मान लीजिए स्टेशन ए से स्टेशन बी पर, या सिटी ए से सिटी बी पर जाने के ये एक रास्ता ये है, एक ये है, और एक ये है। अब मान लीजिए आप लोग कि एक स्टूडेंट एस पॉइंट ए से बी कर पहले पाथ ए से जाता है, फिर दूसरी बार पाथ 2 से जाता है, और तीसरी बार पाथ 3 से जाता है। तो ये अंडरस्टूड है कि पाथ ए से अगर जाएगा तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस, वो अपना एक अलग डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ए से बी का पाथ 1 से कितना डिस्टेंस है, मान लेते हैं ये आपका 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब ए से बी की बात करेंगे पाथ 3 से, तो ये ज्यादा होगा, दिखने में लग रहा है ये कम है और ये ज्यादा है। तो इसे आप मान लीजिए ये 15 किलोमीटर है। लेट अस सपोज दैट अगर वो ए से बी पर सीधा चला जाता है तो ये सबसे कम डिस्टेंस होगा उसका, और इसे हम मान लेते हैं लेट अस से इट इज 7 किलोमीटर, ठीक है। सो इट इज ऑब्वियस दैट अब अगर वो पाथ 1 से जाएगा तो एक्चुअल लेंथ 10 किलोमीटर हो जाएगी, अगर 2 से जाएगा तो एक्चुअल लेंथ 7 किलोमीटर हो जाएगी, और 3 पाथ से जाएगा तो एक्चुअल लेंथ 15 किलोमीटर हो जाएगी। तो जो डिस्टेंस होता है वो पाथ की एक्चुअल लेंथ होती है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पाथ को फॉलो करता है उसकी एक्चुअल लेंथ जो है उसे हम लोग उसका डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो जैसे भी इस एग्जांपल को आप लेते हैं तो डिस्टेंस ऑफ स्टूडेंट एस मान लो पाथ 1 से जाता है तो वो 10 किलोमीटर हो जाएगा। मान लो एक और स्टूडेंट है हमारे पास एस डैश, वो पाथ 2 से जाता है, तो डिस्टेंस ऑफ S2 जो है सेकंड एस डैश वो आपका 7 किलोमीटर हो जाएगा। और अगर डिस्टेंस स्टूडेंट नंबर S डबल डैश पाथ नंबर 3 से ट्रैवल करता है तो उसके द्वारा ट्रैवल किया गया डिस्टेंस जो है वो आपका 15 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड by S, distance traveled by S dash and distance traveled by S double dash. Means when you will talk about the distance, then you will talk about the actual length of the path followed. But when we talk about the displacement, then what does it mean? Displacement means shortest length, shortest distance or length between the initial and final point, ठीक है। ऑब्जेक्ट के इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। आ रही बात समझ में? तो इसमें अगर आप लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें पॉइंट ए और बी के बीच में, देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एस, पहले स्टूडेंट एस का डिस्प्लेसमेंट
अब हम पहले स्टूडेंट एस के डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो एक्चुअल में तो पाथ 1 से गया, लेकिन पॉइंट ए से गया, बी पर रुक गया, तो इसके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस उनके बीच की स्ट्रेट लाइन की लेंथ होती है, तो वो 7 किलोमीटर है, तो दैट बिकम 7 किलोमीटर, मीन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 7 किलोमीटर। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट ऑफ अगर आप एस डैश निकालें, एस डैश स्टूडेंट की, दूसरे स्टूडेंट की, तो वो तो गया ही पाथ नंबर 2 से और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया, 7 किलोमीटर हो गया। Similarly, if you will find the displacement of third student S double dash, तो उसका ट्रैवलिंग पाथ जो है वो तो पाथ 3 है, लेकिन वो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है, तो उनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो तो सेम रहेगा, तो वो आपका 7 किलोमीटर का 7 किलोमीटर ही रहा। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ठीक है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये जर्नी के केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, जबकि डिस्टेंस में आपने देखा कि सभी स्टूडेंट्स का डिस्टेंस अलग अलग आया, और वो डिफरेंट क्यों आया, क्योंकि वो डिफरेंट पाथ से गए। इसका मतलब जो डिस्टेंस है दैट डिपेंड्स ऑन द path followed, right, it depends upon the path followed। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक डेफिनेशन भी हो गया और डिफरेंशिएशन भी हो गया। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, देखिए, सो दैट कि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। लेट अस कंसिडर दिस फिगर। लेट एन ऑब्जेक्ट O starts point P, starts from point P, एंड पहले वो पॉइंट ए से क्यू की तरफ जाता है, दैट इज पॉइंट पी से शुरू किया उसने चलना ऑब्जेक्ट ने, और वो पॉइंट क्यू की तरफ गया स्ट्रेट, ठीक है, फिर पॉइंट क्यू से 90 डिग्री टर्न होता है और पॉइंट आर पर जाके स्टॉप हो जाता है, तो पॉइंट पी जो है उसका वो इनिशियल पॉइंट हो गया, और पॉइंट आर जो है उसका फाइनल पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि P से Q 3 मीटर है और Q से R जो है वो 4 मीटर है। आ रही बात समझ में? तो जब हम उसके डिस्टेंस की बात करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय O विल बी इज इक्वल टू, डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, तो एक्चुअली कहां से गया वो, P से Q पर गया, लेंथ ऑफ P Q, फिर Q से R पर चला गया तो Q टू R हो गया। अब P Q आपका 3 मीटर है, Q R आपका 4 मीटर है, सो टोटल जो उसका डिस्टेंस आया वो 7 मीटर आ गया। लेकिन अगर हम लोग उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें, देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट O will be shortest distance between initial and final point। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज अ स्ट्रेट लाइन लेंथ बिटवीन पॉइंट P एंड R, दैट इज इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की लेंथ। तो हम P से R को मैच कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। So what you see here, it is a right angle triangle, so using the Pythagoras theorem, what should be the length of this side, that is 3 3s are 9 plus 4 4s are 16, that is 69 25 and 25 का अंडर रूट 5 मीटर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो पी आर होगा, और पी आर आपका 5 मीटर आ गया, तो इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5 मीटर है,
जबकि डिस्टेंस जो है आपका वो 7 मीटर है। ठीक है, लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक पॉइंट है ए और ये दूसरा पॉइंट है बी। ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ एक सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। ठीक है, और ये सर्कुलर पाथ कुछ इस तरह से है कि अगर ए से बी को मिला दिया जाए तो ये सेमी सर्कल बन जाता है। क्या बन जाता है? सेमी सर्कल, जिसका सेंटर ए और बी के बीच में आता है और इस सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो मान लीजिए आप लोग 7 मीटर आ जाता है। लेट अस से दैट। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट जब ए से बी पर थ्रू द सेमी सर्कुलर पाथ ट्रेवल करता है तो उसका जो डिस्टेंस आप निकालेंगे तो वो कैसे होगा? डिस्टेंस विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ए बी। ए से बी तक जो आर्क गई उसकी लेंथ होगी और ये आपकी फुल सरकमफ्रेंस का हाफ पार्ट है, तो यू कैन से फुल सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होती है, इसका हाफ 2 हो जाएगा। 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हो, पाई का वैल्यू 22/7 होता है और रेडियस इसका 7 है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 22 मीटर इसका क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसी केस में डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा पॉइंट ए और बी के बीच में, और पॉइंट ए और बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब निकालना है तो हमें इस लाइन को ज्वाइन करना है सीधा। ठीक है, स्ट्रेट, दिस विल बी द मिनिमम डिस्टेंस, सो दिस विल बी इज इक्वल टू ए बी एंड दिस इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड रेडियस इज 7, so this is also 7 and this is also 7, so diameter become 14, so this become 14 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 14 मीटर आ गया और डिस्टेंस जो है आपका वो 22 मीटर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। Let us take some more example of displacement for one dimensional motion. For one dimensional motion, let xi is equal to initial position and xf is equal to final position। ठीक है, जैसे वन डायमेंशनल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मान लीजिए ये हमारे पास एक स्ट्रेट पाथ है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसे हम एक्स इनिशियल पोजीशन मान लेते हैं और ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और यहाँ फाइनल पोजीशन एक्स एफ पर पहुंच गया। ठीक है, तो एक्स आई का मतलब क्या हुआ? अगर इसे आप लोग ओरिजिन मान लेते हैं, लेट अस से दिस इज द ओरिजिन स्टार्टिंग रेफरेंस पॉइंट, तो एक्स एक्सिस पर अगर हम इसे एक्स आई मानते हैं तो इसका डिस्टेंस ओरिजिन से एक्स आई है और इस पॉइंट को एक्स एफ कहा जा रहा है, तो इसका डिस्टेंस ओरिजिन से एक्स एफ है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट एक्स आई से चलता है और एक्स एफ पर रुक जाता है, दैट इज पॉइंट ए से गया और बी पर रुक गया। तो अगर आप उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब स्ट्रेट पाथ की बात हो रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएंगे। ठीक है, सो कैसे कैलकुलेट करेंगे? फाइनल पोजीशन हमें ए बी डिस्टेंस चाहिए, अब ओ से बी तक एक्स एफ है माइनस ओ से ए तक एक्स आई है, तो ये एक्स एफ माइनस एक्स आई आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला लिख लेते हैं कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट डी इज इक्वल टू एक्स एफ माइनस एक्स आई, जिसे आप लोग डेल एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स में
किन्हीं भी दो क्वांटिटीज का डिफरेंस, सेम क्वांटिटीज का डिफरेंस जो है, फिजिकल क्वांटिटीज सेम क्वांटिटीज ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है, ये तो आपको मालूम ही है। तो अगर दो डिफरेंट पॉइंट्स पर उनकी डिफरेंट वैल्यू है तो उनका डिफरेंस जो है वो डेल से लिखा जाता है, सो वी रीट इट एज अ डेल एक्स। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर अ डिस्प्लेसमेंट, right? That is final position minus initial position. So now here one very important point to be noted is that we have some special case. Case 1, if object returns to initial position, that is xi से xf पर जाता है, ऑब्जेक्ट चला गया, और फिर xf फाइनल b पॉइंट से वापस आपका a पॉइंट पर आ गया, तो इस केस में आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाते हैं। ऑब्जेक्ट जहां से चला था वहीं पर आके रुक गया, ए से बी पर गया, फिर बी से वापिस ए पर आ गया, तो उस केस में आपका इनिशियल पोजीशन भी xi है और फाइनल पोजीशन भी xi है। तो जब xi और xf बराबर हो जाते हैं, इन दिस केस इनिशियल पोजीशन इक्वल टू फाइनल पोजीशन, दिस एम्प्लाइज जो आप डेल एक्स निकाल रहे हैं एक्स एफ माइनस एक्स आई दोनों के बराबर होने पर वो जीरो हो जाता है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो गया, जबकि डिस्टेंस यहाँ पर जीरो नहीं हुआ, डिस्टेंस होगा एक्चुअल पाथ। अगर आप डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस होगा एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। अब एक्चुअल लेंथ तो वो ए से बी पर गया प्लस बी से वापिस ए पर आया, सो दिस कैन नेवर बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। अगर ऑब्जेक्ट ट्रैवल हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट ने मोशन दिखाई है, तो उसका डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो हो सकता है। दूसरी ओर एक पॉइंट और लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट हमारा मान लीजिए इनिशियल पोजीशन xi है और यहाँ से लेफ्ट साइड में ट्रेवल करता है और xf पर आके रुक जाता है, ठीक है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है डेल एक्स वो xf माइनस xi होगा, जो कि नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा? बिकॉज xf इज लेस देन xi। आपको पता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर लेफ्ट साइड की जो वैल्यूज होती हैं वो राइट साइड की वैल्यू से छोटी होती हैं। xi इज ऑन द राइट साइड, राइट साइड की वैल्यूज जो हैं वो हायर होती हैं, इस तरफ वैल्यूज इंक्रीज करती हैं और इस तरफ को वैल्यू डिक्रीज करती हैं, तो उसकी फाइनल पोजीशन xf जो है वो छोटी है, स्मॉल है, जबकि xi इनिशियल पोजीशन जो है वो लार्ज है। तो स्मॉल वैल्यू में से लार्ज वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। लेकिन जब आप डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस तो इनके बीच का एक्चुअल लेंथ होगा, जो कि हमेशा कितना आएगा? पॉजिटिव ही आएगा, जो भी इसके बीच की वैल्यू होगी। इसका मतलब डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। एक पॉइंट और आता है यहाँ पर, जो आपका डिस्टेंस है उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं, या कंसीडर क्या करते हैं, वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब स्केलर एंड वेक्टर क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बट आप यहाँ पे जान सकते हैं। तब तक आपको क्रैम्प करना पड़ेगा कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और नेक्स्ट लेक्चर में जब हम स्केलर और वेक्टर के बारे में जान लेंगे तो ये आपके लिए जानना इजी हो जाएगा कि इसे क्यों स्केलर कहा गया और इसे क्यों वेक्टर कहा गया। तो बारी है अब एक क्वेश्चन की, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, ईच साइड ऑफ ट्राइंगल इज 3 मीटर,
object A starts, these are the sides of triangle A, B and C. ठीक है, ऑब्जेक्ट A एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट O से शुरू करता है मूवमेंट, A से B पर जाता है, B से C पर आता है और C से वापिस A पर आ जाता है। तो मुझे आपने बताना है कि उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। एंड वन मोर सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। लेट अस से दैट दिस इज योर होम and this is your school. In the morning you start to travel from home to school and in evening you come back to your home. सुबह आप घर से स्कूल जाते हो और शाम को स्कूल से वापस घर आ जाते हो, राइट। सो व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट इन दिस प्रोसेस या इन दिस मोमेंट? इस कंप्लीट मूवमेंट में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आंसर इसका देना है। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर माय डियर स्टूडेंट्स। इफ यू वांट टू लर्न द फिजिक्स perfectly, then watch these lectures continuously in serial, as these are numbered. Only then you will be able to understand all concepts in continuity. So, goodbye, take care.